अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, चैप्टर नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया है, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। डिटेल से बेटे मैंने आपको अच्छी तरह इसको सारा एक्सप्लेन किया। इसका जो स्मार्ट सिलेबस था वो भी मैंने सारा आपको पॉइंट आउट कर दिया। आज हम इसकी एक्सरसाइज बेटे स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 280 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 280। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में गिवन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 चॉइसेस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड 4 चॉइसेस दी जाएंगी, आपने राइट ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, स्टार्ट लेते हैं हम लोग। डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन डज नॉट readily participate in combustion reaction because breaking the nitrogen triple bond nitrogen bond requires a large amount of energy. C is your right answer। C पे आप लोग टिक मार्क करोगे, ठीक है, C राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग नंबर 2 पे। अ स्टूडेंट heats a solid ammonium salt with the solution of strong alkali. The gas produced turn damp red litmus paper blue and has a characteristic pungent smell. The gas is ammonia. अमोनिया गैस की स्मेल है वो, अमोनिया NH3। राइट ऑप्शन आपका होगा C पे आप लोग टिक मार्क करोगे। नंबर 3 है द शेप ऑफ अमोनियम इज, अमोनियम की शेप कौन सी है? डेट इज पार्ट C टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 281 अपनी बुक का ओपन करें। MCQ नंबर आपका है 4। In a catalytic converter, the conversion of nitrogen oxide NOx in nitrogen gas N2 and oxygen gas O2 is a process of reduction। बेटे रिडक्शन यानी कि B पार्ट पे आप लोगों ने टिक लगाना है। ओके, आगे चलते हैं पार्ट 5 पे। PAN फॉर्मेशन स्टार्ट्स व्हेन डैश रिएक्ट विद द हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन, ओजोन आएगा यहाँ पे O3। C इज योर राइट ऑप्शन। O3 पे आप लोग यहाँ पे टिक लगाओगे। नेक्स्ट है पार्ट 6। नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। C पार्ट इज योर राइट आंसर। C पार्ट पे आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट आता है पार्ट 7। द मोस्ट स्टेबल स्पीशी इन एन एसिडिक इन्वायरमेंट इज SO4 2-। ठीक है, ए पे आप लोगों ने टिक लगाना है। पार्ट ए इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका पार्ट 8। विच गैस इज यूज इन सेपरेटिंग हार्ड वाटर फ्रॉम नॉर्मल वाटर। ठीक है बेटे, ये आपका जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे MCQ, ये गलत लिखा हुआ है। विच गैस इज़ यूज इन सेपरेटिंग हार्ड वाटर फ्रॉम नॉर्मल वाटर। यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उन ऑप्शन में से इसका कोई राइट आंसर ही है ही नहीं, तो इसलिए आप एक ऑप्शन जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे CO2। ठीक है, CO2 यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है वो डैट इज CO2। CO2 जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। CO2 को यूज़ किया जाता है, CO2 जो गैस है इट इज़ यूज इन सेपरेटिंग हार्ड वाटर फ्रॉम नॉर्मल वाटर। और यहाँ पे CO2 का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि आप लोग यहाँ पे CO2 भी मेंशन कर लें। नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड इज बेटे +6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? H2SO4 में सल्फर का +6। D इज़ योर राइट आंसर। D पे आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट है द ड्रग ओपिप्राजोल कंटेन डैश ग्रुप। ठीक है, आपने यहाँ पे भी बताना है ये जो ड्रग है इस ड्रग में कौन सा जो है हमारे पास ग्रुप होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जिस पे आप टिक मार्क करोगे डेट इज पार्ट B। ठीक है, सल्फ ऑक्साइड पे आप लोगों ने टिक मार्क करना है। पार्ट 10 का जो आंसर है डेट इज पार्ट B। पार्ट B पे आप लोग टिक मार्क करो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। ठीक है, sulfur dioxide produced from the combustion of sulfur can be further oxidized to sulfur trioxide under specific conditions such as in the presence of a number A catalyst, for example vanadium V oxide at and high temperature। A is your right option। A पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। ठीक है, A पे बेटे आप लोग टिक मार्क करो। A आपका जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे हमें MCQ नंबर 12 दिया गया है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 इज नॉट डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड in the correct process in the contact process because this reaction is C is your right option, highly exothermic and produces a mist of sulfuric acid। पार्ट 12 का राइट ऑप्शन C है, आप लोग C पे टिक लगाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई। हमने MCQs अपने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे के सारे MCQs 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिए। अपनी बुक का पेज नंबर 282 आप लोग ओपन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए हैं आपको। हर क्वेश्चन बेटे मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ, कुछ मैं आपको जो रिटन फॉर्म में आपकी बुक में नहीं है आपको वो मैं सारे के सारे लिखवा दूंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ओरली जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। लिस्ट 2 रीज़न फॉर द इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को इनर्ट गैस आपको पता है कहा जाता है, तो आपने 2 रीज़न बताने हैं कि नाइट्रोजन के रीज़न क्या है उसकी इनर्टनेस के, ठीक है। तो पहला रीज़न जो आप यहाँ पे बताएंगे वो क्या बताएंगे, स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप हेडिंग दे लोगे स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड की, और उसकी उसी को आप आगे एक्सप्लेन करोगे 4-5 लाइन्स में बेटे एक्सप्लेन कर लेना कि नाइट्रोजन मालिक्यूल कंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ये आप राइट करोगे विद अ हाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ +944 किलो जूल पर मोल। ये आपकी बुक में भी रिटन है। इसके अलावा आपने ये भी लिखना है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड मेकिंग नाइट्रोजन हाईली अनरिएक्टिव। इज दैट क्लियर? ये इसका पहला रीज़न है। आपसे पूछे हुए हैं 2 रीज़न। सेकंड रीज़न में आप क्या हेडिंग दे सकते हैं, नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। इसके बॉन्ड की नॉन पोलैरिटी आप क्या हेडिंग देंगे, नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। आप क्या राइट करोगे कि ड्यू टू आइडेंटिकल नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के आइटम ये जो N2 है आइडेंटिकल हैं, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बेटे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। आप क्या लिखेंगे, देयर इज ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन एन इक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये जो नॉन पोलर नेचर है ये लेस ससेप्टेबल होता है टू अटैक बाय अदर चार्ज और पोलर स्पीशीज। यही वजह है कि नॉन पोलैरिटी है किसकी, नाइट्रोजन के बॉन्ड की, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी ज़ीरो है। तो इसके 2 रीज़न मैंने आपको बता दिया। पहला हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा रीज़न हमने क्या पढ़ा, नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। हाउ इज नाइट्रोजन आइसोलेटेड फ्रॉम एयर। नाइट्रोजन को एयर से किस तरह से आइसोलेट किया जाता है, इस चीज़ का आंसर आप लोग देंगे। सिंपल आप लोग बताओगे कि जब हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बात करें तो नाइट्रोजन को टिपिकली बेटे आइसोलेट हम करते हैं एयर से बाय कूलिंग एयर अंटिल इट बिकम लिक्विड। हम एयर को कूल करते हैं, उस वक्त तक कूल करते हैं जब तक कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। आपकी बुक में ये सारा लिखा हम पढ़ के आए हैं, तो आप यहाँ पे राइट करोगे इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस नाइट्रोजन इज टिपिकली आइसोलेटेड फ्रॉम एयर बाय कूलिंग एयर अंटिल it becomes liquid. This process is known as fractional distillation of liquid air, ठीक है। और इससे क्या होगा, it allow for the separation of nitrogen from other component like oxygen। यानी कि अगर एयर में और भी गैसेस हैं तो वो भी जो हैं नाइट्रोजन उसके अंदर से ईजिली जो है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है बेटे वो सेपरेट कर ली जाती है। सी पार्ट पे चलो, वाई अमोनिया इज़ अ वीक बेस। सी पार्ट मैं करवा रही हूँ, अमोनिया वीक बेस क्यों है बेटे, अमोनिया इज़ अ वीक बेस हमने पढ़ा था क्यों, बिकॉज इट डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। जब वो वाटर में डिज़ोल्व होती है तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा अमोनिया मालिक्यूल के अंदर और अमोनियम आइंस के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया मालिक्यूल जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और आपके पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको के बी वैल्यू भी हमने बुक में पढ़ी है, आप यहाँ पे के बी वैल्यू भी राइट करोगे। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे राइट करवा देती हूँ। हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट सी मैं आपको करवा रही हूँ। पार्ट सी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, पार्ट सी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रही हूँ कि वाई अमोनिया इज़ अ वीक बेस। अमोनिया वीक बेस कैसे है, इसका रिएक्शन आप लिखोगे और इसी को एक्सप्लेन करोगे। NH3 + H2O।
अमोनिया वीक बेस है। क्यों? क्योंकि जब अमोनिया को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड अमोनियम आइंस। रिएक्शन आपका कैसे कंप्लीट होगा? यहाँ पे आइंस बन जाएंगे किसके? अमोनियम के, ठीक है। और साथ आपके पास क्या आएगा? हाइड्रोक्सिल आइन आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड देखो आइन बन गए, और जो आप यहाँ पे के बी वैल्यू लिखेंगे बेटे वो भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे। के बी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये वाला रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन आपने अपने पार्ट सी में जो है वो राइट करनी है। क्लियर हो गया? सिंपल सा छोटा सा जो है ये क्वेश्चन था, इसको एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप लोगों ने करना है। पार्ट डी है राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। स्मोक फॉर्मेशन की यहाँ पे आपने जो रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे बेटे राइट करने हैं। हम लोगों ने स्मोक फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी और मैंने आपको हेडिंग वाइज पढ़ाई थी। अगर आपको याद हो उसी लेक्चर पे जाओ, वही टॉपिक निकालो। मैंने आपको बेटे रिटन फॉर्म में एक एक रिएक्शन हेडिंग दे के समझाया था। अगर अपनी बुक के पीछे आए, पेज नंबर 269 पे आओ, पेज नंबर 269 पे आपको टॉपिक नजर आएगा फोटोकेमिकल स्मोक। ये सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन, तो 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 रिएक्शन जो है वो सारे के सारे आपने इसके आंसर में राइट करने हैं। द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन्वॉल्व द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। और जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो बेटे मैंने आपको सारे के सारे रिएक्शन जो हैं वो अच्छी तरह से सारे लिख के रखा था। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड हो रही है। सेकंड में क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी? नाइट्रिक ऑक्साइड की। और आपके पास क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फोटो डिसएसोसिएशन होगी, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये डिसएसोसिएट हो जाएगा। और फिर हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन हुई है। और इन द एंड क्या हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, यानी कि पैंस की जो है वो आपके पास फॉर्मेशन हुई लास्ट रिएक्शन में। ये जो कुछ मैं भी बोल रही हूँ ना, ये सारी हेडिंग वाइज मैंने आप लोगों को राइट करवाया हुआ है बेटे। वहीं से देख के आपने सारा का सारा जो है वो राइट करना है। तो ये आपका पार्ट डी का जो है वो आंसर है। सारे रिएक्शन यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं, यही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करने हैं। क्लियर? समझ आ गई है ना अब कहाँ से लिखना है आपने? मैंने आपको ये यहाँ पे बुक पे भी बेटे पॉइंट आउट करवा दिया ताकि आपको यहाँ पे मुश्किल ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं पार्ट ई। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। आपने इस क्वेश्चन में कैटालिटिक कन्वर्टर की कंस्ट्रक्शन और उसके फंक्शन राइट करने हैं। मैंने आपको कैटालिटिक कन्वर्टर डिटेल से पढ़ाया था, पीछे आओ। ये रहा कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था बेटे, मैंने हेडिंग वाइज आपको सारी इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके फंक्शन सारे जो है वो अच्छी तरह से बताए थे। बहरहाल मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, उसका मिस है, तो वो इसी लेक्चर पे आप दोबारा जाओ। मैंने आपको जब ये टॉपिक पूरा पढ़ाया था मैंने आपसे कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने आपको हेडिंग वाइज जो है वो सारा का सारा ये समझाया था। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे? एक कैटालिटिक कन्वर्टर टिपिकली एक सिरेमिक या मेटेलिक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनर चैनल जो हैं उसको हम कोट करते हैं विद द लेयर ऑफ एल्यूमिना और हाईली जो है सरफेस एरिया इसका जो है प्रोवाइड करते हैं, हाई सरफेस एरिया। और इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंसिव मेटल्स जो हैं वो यूज़ किया जाता है। कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में मेटल की लिखी है वो कौन सी लिखी है? प्लैटिनम, प्लैडियम एंड रोडियम, ठीक है। ये इसी कंस्ट्रक्शन है। और फंक्शन में इसका हमने क्या फंक्शन पढ़ा था कि मेन फंक्शन इसका है कन्वर्ट हार्मफुल एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम व्हीकल्स इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन था, यही आप राइट करोगे। दोबारा से बता देती हूँ, इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट harmful exhaust gases from vehicles into less harmful substances. It achieved this by catalyzing three redox reaction to transfer carbon monoxide, nitric oxide and unburnt hydrocarbon into carbon dioxide, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। ये सारा कुछ बेटे मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया भी है और आपको पूरा एक नोट की फॉर्म में मैंने आपको सारी हेडिंग दे के भी बताया था, तो वहीं से दे के भी आप
लिख सकते हो। मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया, कंस्ट्रक्शन भी बता दी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट एफ की तरफ। वाई सल्फर इज़ क्वाइट अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। सल्फर जो है वो अनरिएक्टिव होती है एट रूम टेम्परेचर पे। तो आप बताओ इसमें क्या बताएंगे कि सल्फर जो है बेटे इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विद अदर सल्फर एटम। दूसरे सल्फर एटम के साथ सल्फर जो है वो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड। क्यों? ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है बेटे वो पुअर होती है और लार्जर मालिक्यूल्स और स्ट्रक्चर बन जाते हैं थ्रू कैटिनेशन लाइक S8, यानी कि बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती और एक लंबा सा लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बाय प्रोसेस ऑफ कैटिनेशन। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है इसकी S8 की, मैंने आपको पढ़ाया भी था। और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस सिंगल बॉन्ड S होता है इसको बेटे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और यही मेन वजह है कि जो सल्फर है बेटे ये क्वाइटली अनरिएक्टिव है, ठीक है, वाटर के साथ भी और डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी, ठीक है। यही आप यहाँ पे राइट करेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जी। विच आर द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर एट pH 0 एंड pH 14। आप बताओगे एट pH 14, pH 0 की बात हम पहले करते हैं, आपकी बुक में pH 0 पूछा हुआ है। आप बताओगे pH 0 पे जो हमारे पास कंडीशंस होंगी दैट आर एसिडिक कंडीशंस। एलिमेंटल सल्फर जो है ये यहाँ पे मोर स्टेबल होगा देन ऑल अदर ऑक्सीडाइज सल्फर स्टेट। हम क्या लिखेंगे एट pH 0, pH 0 की बात पहले करेंगे। एट pH 0 कंडीशंस क्या होंगी बेटे, एसिडिक होंगी। यहाँ पे आएगा आपके पास एलिमेंटल सल्फर। कौन सा होगा? एलिमेंटल सल्फर जो है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। क्या? एलिमेंटल स्टेट विच हैज़, एलिमेंटल सल्फर की बात मैं कर रही हूँ। एलिमेंटल सल्फर विच हैज़ ऑक्सीडेशन 0 इज मोर स्टेबल देन ऑल अदर ऑक्सीडाइज सल्फर स्टेट। अब बात करते हैं अगर pH आपका 14 हो बेटे, अगर आपका pH 14 होगा इसका मतलब है आपके पास जो कंडीशंस हैं वो क्या है, बेसिक कंडीशंस हैं। एट pH 14 द कंडीशंस आर बेसिक। द +6 ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टेट आएगा, स्पेसिफिकली कौन सा आएगा, SO4-2। SO4 2- आप लिखोगे इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे SO4 2- स्टेबल होता है और यहाँ पे एलिमेंटल सल्फर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यही आप यहाँ पे राइट करोगे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट H की तरफ। हाउ डज सल्फर रिएक्ट विद हेलोजन। सल्फर जो है वो हेलोजन्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है ये आपने यहाँ पे बताना है। बेटे हमने सल्फर के रिएक्शंस पढ़े थे ना, हाउ डज सल्फर रिएक्ट विद हेलोजन्स। अपनी बुक के पीछे आए, पेज नंबर 274 पे आओ। अपनी बुक का पेज नंबर 274 अगर आप लोग ओपन करो, 274 में आपके पास रिएक्शन दिए हुए हैं सल्फर के। ये देखें, सल्फर रिएक्ट डायरेक्टली विद F2 टू फॉर्म SF4 एंड SF6। इसके अलावा सल्फर जो है रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म SCl2। ये जो 3 रिएक्शन लिखे हुए हैं ना, इन तीनों रिएक्शंस को आपने अपने इस क्वेश्चन के साथ इसके आंसर में राइट करना है। ये आपके रिएक्शन लिखे हुए हैं सल्फर के विद हेलोजन्स, ठीक है, फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोरीन सॉरी, और हेलोजन्स के साथ, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन लिए हुए हैं। और फ्लोरीन और क्लोरीन आपको पता है दे आर हेलोजन्स। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन है विद फ्लोरीन यानी कि F2 के साथ। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हो सल्फर विद फ्लोरीन F2, और दूसरी हेडिंग आप दे सकते हैं विद क्लोरीन यानी कि Cl2। तो हेलोजन्स के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है, पार्ट 4। ये वाला आंसर आपने सारा का सारा इसमें राइट करना है और इसको ये भी लिखना है साथ, सिर्फ रिएक्शन नहीं लिखने, उनको आपने डिस्क्राइब भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर हो गया? ये आपका पार्ट H का आंसर हो गया, ठीक है। ये हेलोजन्स के साथ रिएक्शन लिखे हुए हैं, एक फ्लोरीन के साथ और 2 आपके पास आ जाते हैं क्लोरीन के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे मूव करते हैं। H हमारा हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, H के बाद हमारे पास आएगा I। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो ऑक्टस सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आपकी बुक में इन दोनों के स्ट्रक्चर मौजूद हैं S8 के। अगर आप पीछे आओ यहाँ पे बेटे आपको ये देखें, पेज नंबर 272 पे आए। अपनी बुक का पेज नंबर 272 पे आए। जो कुछ आपके चैप्टर में है मैं इसीलिए आपके चैप्टर में ही उसको पॉइंट आउट करवा रही हूँ।
पेज नंबर 273 पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे आपको S8 किसका नाम है, साइक्लो ऑक्टा सल्फर। क्या है, साइक्लो ऑक्टा सल्फर का स्ट्रक्चर आपसे पूछा था कैसे ड्रॉ करना है। ऑक्टा मीन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो S8 है इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपको ने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर आपसे क्या पूछा है, सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ पे आओ पेज नंबर 276 पे आए तो आपकी बुक में यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है बेटे सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का ये स्ट्रक्चर, ये आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके पार्ट आई में आपने ये 2 स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट जे। What is the role of sulfur in vulcanization of rubber? Vulcanization of rubber में सल्फर का क्या रोल है ये आपने बताना है। सिंपल है, हम पढ़ के आए हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जब होता है तो सल्फर एक्ट एज अ क्रॉस लिंकर फॉर द रबर मालिक्यूल चेन्स, यानी कि जो रबर के मालिक्यूल्स के चेन्स होते हैं बेटे उसमें सल्फर एक्ट करता है एज ए क्रॉस लिंकर। यहाँ पे जो वर्ड आप यूज़ करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करोगे, डैट इज़ क्रॉस लिंकर, यानी कि सल्फर जो है वो क्रॉस लिंकर के तौर पर रबर मालिक्यूल चेन्स में जो है वो एक्ट करेगा और इट फॉर्म केमिकल ब्रिजेस। ये केमिकल ब्रिजेस बनाता है जिसको हम लोग सल्फर लिंकेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर लिंकेजेस कहते हैं बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर चेन्स ऑफ रबर। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे, दोबारा बता देती हूँ। इट फॉर्म केमिकल ब्रिजेस कॉल्ड सल्फर लिंकेजेस between different polymer chain of rubber. This cross-linking process significantly improve the strength and elasticity of rubber. यानी कि ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है, जो सल्फर लिंकेजेस बनते हैं बेटे, ये क्या करते हैं, ये जो रबर की इलास्टिसिटी है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और जो रबर है वो मोर ड्यूरेबल हो जाती है और लेस स्टिकी हो जाती है। क्लियर हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट कर देने हैं। मैंने आपको रोल बता दिया किसका, सल्फर का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर के। व्हाट इज द कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ गन पाउडर कंबशन। आपने यहाँ पे बताना है कि गन पाउडर जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है। हमने पढ़ा भी है पीछे, मैं दोबारा बता देती हूँ। गन पाउडर ब्लेंड है, 3 चीज़ें हैं इसमें मेन। एक है 75% पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। क्या हो गया, 75% पोटाशियम नाइट्रेट है, 15% वुड चारकोल यानी कि कार्बन है, और 10% इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर। 3 चीज़ें हैं इसकी कंपोजिशन में, मैंने तीनों बता दी हैं, दोबारा बता रही हूँ। 75% पोटाशियम नाइट्रेट, 15% वुड चारकोल और 10% यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी कंपोजिशन होगी। आपकी बुक में इसकी कंपोजिशन और इसका रिएक्शन जो है ना, कंबशन रिएक्शन गन पाउडर का, वो दिया भी गया। अपनी बुक के पीछे आए, पेज नंबर 275 पे आओ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक पेज नंबर 275 पे गन पाउडर। ये देखें जो मैंने अभी बताया था, 75% पोटाशियम नाइट्रेट है, 15% वुड चारकोल है और 10% सल्फर है, और जो इसका रिएक्शन है बर्निंग का वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यही रिएक्शन आपने एज इट इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अपना पार्ट के का आंसर जो है वो राइट करना है। क्लियर हो गया। मैंने आपको आपकी बुक में भी जो है वो बता दिया है कि किधर इसका आंसर जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब आप लोग खुद लिख सकते हो। नेक्स्ट है पार्ट एल, के बाद एल आया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस की इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लिखेंगे, हम पढ़ के भी आए हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। डाइसल्फाइड ब्रिजेस की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करती हूँ। कार्बन सल्फर बॉन्ड जो हैं दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लाइक थायोल्स एंड थायोईथर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं बेटे, ये क्रूशल हैं टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लिए। किसके लिए, प्रोटीन्स का क्वाटरनरी और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसके लिए एस सिंगल बॉन्ड एस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन 3 डायमेंशनल शेप एंड बायोलॉजिकल फंक्शन में। इसके अलावा इनकी एक और इम्पॉर्टेंस भी है बेटे कि हम इस टाइम इनकी सारी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं ना। पहले मैंने आपको बता दिया कि 3 डायमेंशनल शेप है, स्ट्रक्चर देते हैं, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल जो आइटम्स हैं उनको। इसके अलावा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है उसमें भी
सल्फ़र जो है एज ए क्रॉस लिंकर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब आप लिख लेंगे ना इंपॉर्टेंस ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। एक तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको वो बता दी ना कि जो एस सिंगल बॉन्ड एस है ये क्रूशल है इन टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग देयर 3 डायमेंशनल शेप एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। प्रोटीन का जो टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है बेटे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनकी जो 3 डायमेंशनल शेप है और जो उनके फंक्शन है उसको मेंटेन करते हैं। इसके अलावा सेकंड फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस हमने पढ़ा था वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसमें भी सल्फर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए क्रॉस लिंकर। अगर आप अपनी बुक के पीछे और पेज नंबर 275 पे, तो यहाँ पे आपको जो वल्कनाइजेशन है बेटे वो सारा नंबर 1 पे यहाँ पे ऊपर देखें अगर आप, तो यहाँ पे आपको वल्कनाइजेशन सारा दिया गया, ठीक है। ये आपने यहाँ पे राइट करना और दूसरा जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें बेटे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट एम है। राइट डाउन सेल्फ आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स आयनाइजेशन इन वाटर। पार्ट एम मैं करवा रही हूँ। अपनी बुक के बेटे पीछे आए, पेज नंबर आपका है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड के पास आओ, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है पेज नंबर 278 पे आप लोग आए। अपनी बुक के पेज नंबर 278 पे आओ। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज। इट सेल्फ आयोनाइजेस और अंडर गोज ऑटो प्रोटोलिसिस एज फॉलोज। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारा इसके आंसर में राइट करेंगे। ये तीनों रिएक्शन 1, 2 एंड 3 ये अच्छी तरह मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे कि इसकी सेल्फ आयनाइजेशन किस तरह से होगी। तो उसमें आपने यहाँ से लेकर नंबर 1 पॉइंट जो है ना केमिकल प्रॉपर्टी का नंबर 1, ये सारा आपने इसमें इस आंसर में मेंशन करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सारा का सारा अपने आंसर में राइट करोगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट एन। गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपने कोई सी 2 ऐसी एग्जाम्पल देनी है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो 2 कॉमन एग्जाम्पल इसकी है, डिहाइड्रेशन ऑफ सक्रोज, स्टार्च, वुड या पेपर, ठीक है। इन सब में ये डिहाइड्रेशन होती है इसकी ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। और सेकंड 2 एग्जाम्पल पूछी है, सेकंड आप क्या कह सकते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये रिमूव करता है वाटर को फ्रॉम इथाइल अल्कोहल और आपके पास क्या बनेगा, इथीन बनेगा या एथऑक्सी इथेन बन जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में भी ये रिएक्शन लिखे हुए हैं, हम पढ़ के आए थे। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 278 पे आओ तो बेटे यहाँ पे नंबर 2 जो केमिकल प्रॉपर्टी है, concentrated sulfuric acid is a powerful dehydrating agent that remove water from many substances such as sucrose, starch, wood and paper to produce carbon, steam and heat। ये आप राइट करेंगे। और इट आल्सो डिहाइड्रेट इथाइल अल्कोहल टू इथीन। और मैंने अभी आपको सारा ये रिएक्शन बताया, आपने ये रिएक्शन भी लिखना है, ये भी लाइन दोनों मेंशन करनी है, ये भी लाइन लिखोगे और ये रिएक्शन भी लिखोगे। इसके अलावा जो ऊपर वाला रिएक्शन लिखा हुआ है ना, ये भी डिहाइड्रेशन है, लेकिन किसकी डिहाइड्रेशन है, ये डिहाइड्रेशन है टेबल शुगर की। ये रिएक्शन भी आप लिखेंगे, एक ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस और एक ये जो आपको बताया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटे आपने सारा का सारा इसके आंसर में राइट करना है, ठीक है। अपना पार्ट एन की बात हम कर रहे हैं, एन में आपने ये वाला आंसर राइट करना है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था। पार्ट ओ की तरफ चलते हैं। हाउ डज B2O5 कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो बेटे ये जो कैटलिस्ट है V2O5 वनेडियम पेंटऑक्साइड, ये फंक्शन करता है इन द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता था, पहले स्टेप में SO2 की ऑक्सीडेशन होती थी SO3 में और आपके पास V5 की रिडक्शन होती थी। उसके अलावा कैटलिस्ट की दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में रीजनरेशन होती है, ठीक है बेटे। ये हमने पढ़ा भी था, आप अपनी बुक के पीछे हैं, मैं आपको बताती हूँ। बुक के पेज नंबर 277 पे और पेज नंबर 277 पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3 बाय V5, ये रिएक्शन आपने यहाँ पे राइट करना है। और सेकेंड भी ऑक्सीडेशन ऑफ V4 बैक इंटू V5 बाय ऑक्सीजन। ये 2 रिएक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे कि V2 यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से
V2O5 एज कैटलिस्ट वर्क इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप हैं, एक की पहले आप हेडिंग ले लो, लिख दो स्टेप नंबर 1 और ये वाली हेडिंग दे के ये रिएक्शन आप मेंशन करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में आप ये हेडिंग दोगे इस और या कैटलिस्ट रीजनरेशन भी इसको कहते हैं, यानी कैटलिस्ट हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। ये सेकेंड रिएक्शन है। यहाँ से लेकर V2O5 से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर राइट करना है। 2 स्टेप में होती है, ये दोनों के दोनों स्टेप आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट पार्ट, यहाँ पे P पार्ट दिया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ उलियम। ठीक है, उलियम H2S2O7, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है, सेफली और इफेक्टिवली कन्वर्ट करता है सल्फर ट्राईऑक्साइड को हाईली बेटे सल्फ्यूरिक एसिड में, हाईली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, ये आपने बात इधर याद रखनी है। अपनी बुक के पीछे आए बेटे, आप पेज नंबर 277 पे आओ, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर की हेडिंग दी है। यहाँ पे अगर आप देखो, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज डिजॉल्व इन रीसर्कुलेटिंग हॉट 98.5 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म OLEUM, उलियम, ये लिखा हुआ है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपने यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर फिर आप सारा लिखोगे ये टर्म जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है या उलियम इज़ यूज्ड। अभी आपसे पूछा ना कि क्यों यूज़ होती है, पर्पस क्या है इसका, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, इज़ यूज टू फॉर द मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड विद 100% सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म उलियम। और फिर आगे इसका फंक्शन क्या है सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपने ये सारा का सारा लिखना है और इसके दोनों रिएक्शन भी यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 277 के एंड से लेकर 278 तक इसका आंसर यहाँ तक दिया गया है। ये सारा आप इसमें राइट करोगे। ठीक है, और आप बताओगे इस रिएक्शन के बारे में और इसकी वजह से हमें क्या होता है कि प्रोडक्शन एफिशिएंट मिलती है, हमें हाई कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही बेटे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे के सारे कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे आपके चैप्टर में मौजूद हैं, तमाम के तमाम। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 4 के 4 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपकी चैप्टर में बेटे मौजूद है। वहीं से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व ऑफ करोगे। बस कोशिश ये करनी है कि जब भी आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप उनको हेडिंग्स की फॉर्म में बड़ा अच्छा डिटेल हेडिंग देके जो है उनको राइट करो। जहाँ पे इक्वेशंस लिखनी है वहाँ पे इक्वेशंस मस्ट लिखो, जहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है वहाँ पे आप डायग्राम भी ड्रॉ करो, ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज बेटी हमारी चैप्टर की कंप्लीट होगी है। इसके साथ ही मैं अपना यहीं पे टॉपिक भी ख़त्म करूँगी, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हैलोजन की तरफ मूव करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।